नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर टीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग फिज़िक्स में मतलब कि साइंस में फिज़िक्स में चैप्टर 1 को यानी कि प्रकाश के परावर्तन को देखने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 6 तक आप आज हो गया था, इससे पहले पार्ट 6 तक दे दिया गया था आप लोगों को। आज हमारा प्रकाश के परावर्तन में पार्ट 7 होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग पार्ट 6 तक देख कर आए होंगे। तो पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के उपयोग को। गोलीय दर्पण को देख लिए थे, प्रतिबिंब बनने के नियम और प्रतिबिंब की स्थिति देख लिए थे। पार्ट 5 में हम लोग देख लिए थे प्रतिबिंब बनने के नियम गोलीय दर्पण में, और पार्ट 6 में देख लिए थे प्रतिबिंब की स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आज हम लोग पार्ट 7 में देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के उपयोग। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो आज हमारा होने वाला है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का आज पार्ट नंबर 7 होने वाला है। पार्ट 6 तक आप लोगों को दे दिया गया है। आई होप कि आप लोग पार्ट 6 तक देख कर आए होंगे। तो पार्ट 7 में आज हम लोग देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण के आज हम लोग उपयोग देखने वाले हैं। हम लोग गोलीय दर्पण देख लिए, किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हम देख लिए कि गोलीय दर्पण हमारा एक अवतल होता है, एक और उत्तल होता है। इसको हम लोग इससे पहले के पार्ट में हम लोग समझ चुके हैं। इसके नियम को हम लोग समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम है। जब प्रकाश कहाँ से कहाँ आए तो वो कहाँ चली जाएगी। जैसे कि आप लोग को हम बता दिए कि अवतल दर्पण में प्रकाश समांतर आता है तो टकराने के बाद फोकस से गुजरता है, और जब अवतल दर्पण में प्रकाश फोकस से होकर गुजरता है तो वह समांतर हो जाता है परावर्तन के बाद। इन सभी नियमों का आप लोगों को इससे पहले वाले पार्ट में बता दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग इससे पहले वाले पार्ट में नियम को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति इसके पहले वाले पार्ट में पार्ट नंबर 6 में देख लिए थे कि प्रतिबिंब बनने की स्थिति, जब वस्तु दर्पण के सामने कहाँ हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। वास्तविक का मतलब हो जाता है उल्टा और काल्पनिक का मतलब हो जाता है सीधा। तो अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है यह दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा सीधा बनाता है। यह सीधा उल्टा, यह सीधा, ये सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। यह 5 स्थिति में यह उल्टा बनाता है और एक स्थिति में सीधा बनाता है। एक स्थिति कौन था, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता था, और दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता था और सीधा बनता था। इसी कारण उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते थे। और ऐसे हमको मालूम है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग चलते हैं सीधे, हम लोग गोलीय दर्पण के उपयोग को देखेंगे। तो गोलीय दर्पण हमारा हो गया। गोलीय दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार का हो गया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग को देखेंगे, फिर हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को देखने। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग हो जाता है हमारा वाहन में अग्रदीप्ति के रूप में। वाहन आप लोग देखेंगे, वाहन का मतलब कि यहाँ पे हो गया गाड़ी आप लोग रोड पे सड़क पे चलते हुए देखे होंगे। जो सड़क पे जो वाहन चलते हैं उसमें अग्रदीप लगा होता है, जिससे मतलब कि रात में जब गाड़ी चलता है तो अग्रदीप लगा होता है, जिसके कारण रात में आगे का सड़क साफ साफ दिखाई देता है, आगे का रोड साफ साफ दिखाई देता है। तो वाहन में अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि अवतल दर्पण प्रकाश के किरण को सीधा फोकसित करता है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण आता है तो प्रकाश के किरण को सीधा फोकसित करता है। ये आप लोगों को बता दिए, या आप लोगों को समझाते आगे। आप लोग देख लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला हो जाता है वाहन के अग्रदीप में। तो वाहन आप लोग देख लिए, जैसे कि मोटरसाइकिल आप लोग देखे होंगे, बाइक आप लोग देखे होंगे। तो बाइक में जो आगे का अग्रदीप होता है जो रात में सड़क को प्रकाशित करता है, जो उसको हम लोग गाँव के भाषा में कहते हैं अंजोर करता है, उसको हम लोग अग्रदीप कहते हैं। दूसरा हो जाता है सर्च लाइट। सर्च लाइट हम लोग किसको कहते हैं, रात में यदि कोई चीज़ भुला जाता है या किसी खदान उदान में, मान लीजिए कोयला या लोहा के खदान में कोई, आप देखे होंगे कि एक
हेमलेट से आता है और हेमलेट में वहाँ पे यहाँ पे टॉर्च लगा होता है, उसको हम लोग टॉर्च नहीं कर सर्च लाइट करते हैं। उससे किसी चीज़ का पता लगाया जाता है, उसका दूरी बहुत अधिक तक जाता है। तीसरा आता है टॉर्च हम लोग किसे कहते हैं, टॉर्च एक टॉर्च आता है। टॉर्च तो आप लोग देखे होंगे कि टॉर्च जो होता है वो प्रकाश सीधा एकदम फोकसित करता है, प्रकाश को एकदम सीधा फोकसित करता है, तो उसे हम लोग टॉर्च कहते हैं। ठीक उसी प्रकार होता है सर्च लाइट, ठीक उसी प्रकाश वाहन में अग्रदीप लगा होता है। तीनों आप लोग समझ रहे होंगे, तीनों प्रकाश को सीधा फोकसित करता है। मान लीजिए कि यह टॉर्च है, देखिए हम लोग यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च है, तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, तो एकदम सीधा जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं। वाहन से भी प्रकाश निकलता है तो ठीक इसी प्रकार जाता है, सर्च लाइट में भी ठीक इसी प्रकार प्रकाश जाता है, और टॉर्च से भी प्रकाश ऐसे ही निकलता है, एकदम सीधा निकलता है। तो अवतल दर्पण जो क्या करता है, अवतल दर्पण इसमें लगा होता है। अवतल दर्पण देखिए यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं कि जैसे कि यहाँ हो गया यह प्लेट हो गया ना, तो यह अवतल दर्पण की तरह होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि बाहर की तरफ परत चढ़ा होता है और अंदर की तरफ तो यहाँ पे एक लाइट लगा होता है। यहाँ एक प्रकाश यंत्र होता है जिससे प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश निकलने के बाद ये सभी से टकराता है, अवतल दर्पण से टकराता है, और टकराने के बाद सभी पैरेलल हो जाता है, फोकस से गुजरता है। तो सभी अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, मतलब कि एक बिंदु पे मिलाता है। तो यहाँ से जितनी देखिए, यहाँ से फिर से हम आप लोग को समझाते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण, हो गया, और यहाँ से कोई प्रकाश निकला तो यह निकलने के बाद फैलने लगेगा, लेकिन फैलने के बाद यह अवतल दर्पण में टकराएगा, यह प्रकाश को किरणों को फोकसित करेगा। अवतल दर्पण में सामने सीधा भेजने लगता है। तो यह आपको समझ गए होंगे कि टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है वो सीधा क्यों जाता है, क्योंकि उसके यह प्लेट जो होता है, यहाँ जो टॉर्च लाता है उसका वह प्लेट होता है, अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक उसी प्रकार वाहन में अग्रदीप जो लगा होता है, उसमें जो अग्रदीप में जो लगा होता है वो अवतल दर्पण की तरह होता है। सर्च लाइट में भी वही होता है, अवतल दर्पण की तरह होता है, और टॉर्च में भी यह जो भाग होता है वो अवतल दर्पण की तरह होता है। उसी कारण प्रकाश हमारा ज़्यादा दूरी तय कर पाता है। तीसरा आ जाता है हमारा डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान तथा दांत के इलाज में। डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान के इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और डॉक्टरों द्वारा इलाज में कैसे उपयोग किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा कान में कोई वस्तु हिल गया, तो हमको उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश फोकसित होता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा उगता है। चूँकि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक अवतल दर्पण, देखिए आप लोगों को समझा। मान लीजिए यहाँ एक अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण हो गया, और यह हो गया P, और यह हो गया F, और यह हो गया C। तो यदि किसी वस्तु को हम लोग P और F के बीच रखेंगे, मान लीजिए कान में हमारा कोई वस्तु चल गया, तो वहाँ से उसको हम लोग अवतल दर्पण रखेंगे तो P और F के बीच रखेंगे, और P और F के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। इसको आप लोग को हम समझा दिए हैं कि कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण ही हम लोग डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई पूछ दे कि डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान तथा दांत के इलाज में उसका प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए, प्रतिबिंब मतलब कि आँख का, दांत का, नाक का, कान का, इस सभी का प्रतिबिंब बड़ा बनाकर उसे साफ देखने के लिए डॉक्टरों द्वारा इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान, दांत के इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद पाँचवा हमारा आ जाता है सौर कुकर में। सौर कुकर आप लोग देखे होंगे कि एक कुकर होता है सौर कुकर, जिसमें सौर कुकर ऐसा होता है जिसमें प्रकाश फोकसित होकर यहाँ पे कुकर लगा होता है, और यहाँ से प्रकाश फोकसित होकर यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, इसको हम आप लोगों को समझाते हैं सौर कुकर कैसा होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से चलने वाला कुकर। तो ये एक ऐसा यहाँ पे सौर कुकर होता है जो अवतल दर्पण की व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। यह छत पे ज़्यादा अधिक लगता है और यहाँ पे एक स्टैंड लगा होता है, यहाँ पे एक स्टैंड लगा होता है और यहाँ पे एक कुकर होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक कुकर है, इसको आप लोग एक कुकर मान लीजिए, इसको आप लोग एक कुकर मान लीजिए। जब अवतल दर्पण में मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है तो पड़ने के बाद सभी यहाँ पे कुकर को फोकसित करते हैं। सभी यहाँ से प्रकाश परावर्तन के बाद कुकर पर फोकसित होता है। कुकर पर फोकसित होता है तो प्रकाश अधिक मिलता है और अधिक मिलने के कारण यह कुकर गर्म हो जाता है, जिसके कारण आपका भोजन पक जाता है। तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि यह प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी कि फोकसित करता है। प्रकाश सभी जगह टकराने के बाद एक फोकस पे, यह हो गया इसका फोकस, एक केंद्र पे मिल जाता है। इसी कारण हम लोग सौर कुकर में, कोई पूछ दे कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, तो आप लोग देख लिए कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश के किरणों को एक केंद्र पर, एक केंद्र पर फोकसित करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा भोजन जल्दी बन सके, उष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो सके और हमारा भोजन जल्दी बन सके। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। छठा हमारा आता है सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी भी ठीक उसी प्रकार सौर कुकर की तरह है। जिस तरह सौर कुकर था उसी प्रकार सौर भट्ठी होता है, केवल उसमें खाना न बनाकर भट्ठी का इस्तेमाल करते हैं। सातवां आ जाता है हमारा हजामत में। हजामत में क्या होता है? हजामत जैसे कि सैलून में, हजामत बोले तो सैलून समझिए। सैलून जहाँ पे हम लोग बाल बनाते हैं, वहाँ पे हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है उसको आप लोगों को समझाते हैं। अवतल दर्पण का हजामत में उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा बाल और दाढ़ी होता है वो बड़ा दिख सके, बाल दाढ़ी मूछ जो हो सके उसका प्रतिबिंब बड़ा बन सके, ताकि जो हजाम होता है, जो बार्बर होता है, उसको काटने में कठिनाइयाँ कम हो, बाल और दाढ़ी काटने में कठिनाइयाँ कम हो। मान लीजिए कि यह उत्तल दर्पण लगा हुआ है, यह सैलून है और यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा हुआ है और इसके बीच में हम अपना चेहरा को रखते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको आप लोगों को मालूम है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ पीछे बनेगा, इसको आप लोगों को मालूम है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा, और यहाँ बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। इसी कारण हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़ा दिखने के कारण जो बार्बर होता है वह बाल को चाहे या दाढ़ी को आराम से काट पड़ता है और उसको देखने में कठिनाइयाँ कम होती है, मतलब कि साफ उसको दिखता है, साफ हजाम बार्बर को दिखता है। इसी कारण जो सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कोई पूछ दे कि हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम लोग उसका आंसर देंगे कि हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि वह प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, जिसके कारण बाल तथा दाढ़ी साफ बार्बर को दिखाई देता है, हजाम को दिखाई देता है और उसका प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। इसी कारण हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहला हमारा होता है वाहन में अग्रदीप के रूप में, दूसरा होता है सर्च लाइट के रूप में, तीसरा होता है टॉर्च के रूप में। इन तीनों को आप लोग एकदम ठीक बढ़िया से समझ गए होंगे। चौथा हो गया डॉक्टर द्वारा आँख नाक के उपयोग में करते हैं क्योंकि यह प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। ठीक उसी प्रकार हजामत में क्यों करते हैं, तो हजामत में भी प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। सौर कुकर में क्यों करते हैं, सौर कुकर में इसलिए करते हैं क्योंकि यह सौर कुकर और सौर भट्टी में इसलिए करते हैं क्योंकि यह प्रकाश को फोकसित कर देता है, एक केंद्र पर फोकसित कर देता है, जिसके कारण प्रकाश या ऊष्मा अधिक उत्सर्जित होता है। तो आई होप कि आप लोग अवतल दर्पण के उपयोग को देख लिए होंगे। और हम लोग चलते हैं इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग। इसके बाद सेकंड आता है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण हमारा इस प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण
और इसको अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते थे, क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता था। देखिए यहाँ पे प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता था, इसी कारण सौर कुकर में उसका उपयोग होता था। फोक्सित करता था, अभिसरित के मतलब कि फोक्सित करना। इसको आप लोग सीधा भाषा में समझिए। अभिसरित मतलब अभिसारी मतलब कि जो भी सभी प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर मिला दे, और अपसारी मतलब कि एक बिंदु से फैल जाए। इसका होता है कन्वर्जिंग, और इसका होता है अभिसारी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग, और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जिंग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पे मिला देता है। क्योंकि देखिए यहाँ टॉर्च में भी आप लोग समझा दिए, सौर कुकर में भी समझा दिए, सैलून में भी समझा दिए, हजामत में भी समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण हमारा इस प्रकार का होता है, और इसमें जो प्रकाश का किरण जाता है वह परावर्तन के बाद फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ से यह फैल गए, यानी कि अभिसरित कर दिया। और अवतल में क्या होता था कि फोकस पे मिल जाता था, लेकिन यह यहाँ पे डाइवर्स कर दिया, या मतलब कि इस बिंदु से निकलकर उल्टा जाने लगा। तो इसी कारण हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पे जो किरण आता है वो फोकस से जाता है। यहाँ पर जो समांतर किरण जाता है वो परावर्तन के बाद फोकस से जाता है, वो फोकस पे अभिसरित होता है। इसी कारण हम लोग उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, और यह फोकस से दूर भागने लगता है, इसी कारण हम लोग इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। आई होप कि आप लोग अभिसारी और अपसारी समझ गए होंगे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला उपयोग आ जाता है वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के उपयोग में। वाहन में जो पश्च दृश्य लगा होता है, मान लीजिए कि यह हमारा वाहन है, माफ़ करिएगा मार्कर ठीक से नहीं चला, यह हमारा वाहन है, यहाँ पे हैंडल है, तो यहाँ पे एक पश्च दर्पण लगा होता है। पश्च दृश्य दर्पण लगा होता है। पश्च दृश्य दर्पण किससे कहते हैं? बाइक में आप लोग देखे होंगे कि दो ऐनक लगा होता है। ऐनक उसको हम लोग हिंदी में हम लोग उसको ऐनक बोल देते हैं गांव की भाषा में, और उसे हम लोग पश्च साइड मिरर, इसको हम लोग पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। साइड मिरर इसको हम लोग कहते हैं, साइड मिरर, तो इसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। तो वाहनों में साइड मिरर के उपयोग, साइड मिरर के उपयोग में, तो साइड मिरर में क्यों इस उत्तल दर्पण का उपयोग होता है उसको हम लोग समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। मान लीजिए कि यहाँ हमारा गाड़ी है, वहाँ यहाँ हमारा वाहन है, तो यहाँ से हम यदि माफ़ करिएगा, यहाँ पे हमारा साइड मिरर है, तो यहाँ से हम किसी दूर, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण यह यहाँ के भी वाहन को आसानी से देख लेता है। पहला तो इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। वाहन में पश्च दृश्य का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसी कारण यह दूर के भी वाहनों को आसानी से देख पाता है। दूसरा हो जाता है कि यह इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी कि छोटा बनता है। दूसरा बात, प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। छोटा भी लिख लीजिए। प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यह हमारा वाहन हम चला रहे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो दूर से, यहाँ से बहुत दूर के वस्तु को हम लोग इस साइड मिरर में हम लोग आराम से देख पाते हैं। इसी कारण हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में पश्च दृश्य दर्पण के उपयोग में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा आता है स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइट हम लोग किसे कहते हैं? आप लोग देखे होंगे कि रोड पे कि कहीं कहीं पे लाइट लगा होता है। ऐसे रोड पे कहीं कहीं लाइट लगा होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होकर फैल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं ऐसा लाइट लगा होता है, कहीं कहीं ऐसा लाइट लगा होगा, ऐसा कहीं कहीं लाइट लगा होगा, ऐसा कहीं कहीं लाइट लगा होगा, इसमें ऐसा कहीं कहीं लाइट लगा होगा। रोडों पे ऐसा ज़्यादा कर बाज़ार के रोडों पर लगा होता है। तो इसी कारण हम लोग इसको स्ट्रीट का मतलब होता है रास्ता।
तो रास्ते में लगने वाले लाइट को हम लोग स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है उसको हम लोग समझते हैं। यह तो जान लिए कि स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन क्यों होता है उसको हम लोग समझते हैं। उत्तल, यह जो हो गया यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का मतलब कि इसका अंदर से उत्तल दर्पण का मतलब देखिए यहाँ पे, उत्तल दर्पण का मतलब कि इसका अंदर से जो है वह परत चढ़ाया हुआ है। तब प्रकाश के किरण अंदर से अंदर की ओर जाता है तो यह इसको डाइवर्ज कर देता है, यह इसको डाइवर्ज कर देता है, मतलब कि फैला देता है। उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी दर्पण होता है, यानी कि उत्तल दर्पण जब लगा रहेगा तो प्रकाश के किरणों को फैला देगा। अपसारी मतलब कि डाइवर्जिंग, अपसारी मतलब कि डाइवर्जिंग, तो फैला देता है। इसी कारण इसका प्रकाश ऐसे ऐसे चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैलने के कारण इसका प्रकाश अधिक रोड के अधिक दूरी तक इसका प्रकाश जाता है, जिसके कारण हम लोग अधिक वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। दूसरा आता है मैं चौराहा पे सुरक्षा दर्पण के उपयोग में। अब हम लोग चौराहा किसे कहते हैं, 4 राहों का रोड, जहाँ पे 4 राह हो। आप लोग कहीं कहीं ऐसा एक रोड देखे होंगे जहाँ पे इधर से भी रोड हो, इधर से भी रोड हो, इधर से भी रोड हो और इधर से भी रोड हो, मतलब कि जहाँ 4 राहों का मेल होता है उसे हम लोग चौराहा कहते हैं। यह हमारा चौराहा हो गया। तो चौराहा पे हम लोग सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी इधर से आ रही है और इधर की गाड़ी वाहन को देखनी है, तो यहाँ पे हम लोग एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं। उत्तल दर्पण मान लीजिए कि ऐसे रोड है, इसको हम लोग समझते हैं इधर से रोड है, इधर से रोड है, ऐसा रोड है। तो हम लोग को इधर से हम लोग जा रहे हैं, इधर से मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है, हम जा रहे हैं और हमको उधर से गाड़ी देखना है। यहाँ पे एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि ऐसा रोड है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट का गाड़ी जब टर्न होता है तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा होता है। जब यहाँ पे एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं, ऐसा एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं, उत्तल दर्पण ऐसा होता है इधर से जब हम लोग देखेंगे तो इधर की वाहन दिखाई देगी, और जब इधर से जाएंगे तो इधर की वाहन आसानी से हम लोग देख लेते हैं और हम लोग गाड़ी को आसानी से पास कर लेते हैं। इससे सुरक्षा दर्पण इसलिए कहा जाता है ताकि इससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। इसके ना रहने पर एक्सीडेंट की चांस अधिक होती है, क्योंकि हम लोग इधर की वाहन को इधर से नहीं देख पाते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण के लग जाने के बाद हम लोग इधर से जाते हैं तो इधर की वाहनों को देख पाते हैं, और इधर से जाते हैं तो इधर की वाहनों या वस्तुओं को देख पाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि चौराहा में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। चौराहा में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट का चांस अधिक होता है, इसलिए हम लोग इसे सुरक्षा दर्पण भी कहते हैं। और 5वां आ जाता है हमारा सजावट के लिए भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ देगा कि हजामत में, ऑब्जेक्टिव में ये सब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन आता है कि हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत या डॉक्टरों द्वारा पूछा जाएगा कि डॉक्टर आँख कैसे पूछ देगा कि आँख के इलाज में डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आँख हो या नाक हो या कान हो या दांत हो, सभी के इलाज में डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण, माफ़ करिएगा, हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हम लोग कह देंगे कि अवतल दर्पण को। ऐसे आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा कि वाहन में अवतल, सर्च लाइट में अवतल, टॉर्च में अवतल, डॉक्टरों द्वारा अवतल, सौर कुकर में अवतल, सौर भट्टी में अवतल, हजामत में अवतल, ये सभी में अवतल का उपयोग होता है। और उत्तल में सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तल का VVI क्वेश्चन यह है कि पथ से दृश्य दर्पण, यानी कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो वाहन में पूछेगा, वाहन में 2 तरह का क्वेश्चन आता है। वाहन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि अग्रदीप, तो अग्रदीप पूछेगा, वाहन के अग्रदीप पूछेगा तो अवतल बोलेंगे। अगर पथ से दृश्य बोलेगा तो पथ से दृश्य में हमारा उत्तल हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि अग्रदीप कहेगा तो अवतल और पथ से दृश्य कहेगा तो उत्तल, ये दोनों आप लोगों को समझा दिया गया है। दूसरा आता है स्ट्रीट लाइट। यह भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है खूब कि स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग होता है। तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल का उपयोग होता है। कोई चौराहा या पूछ देगा कि
माफ़ करिएगा, चौराहा या क्वेश्चन कह देगा कि सड़कों पे किसका सुरक्षा दर्पण के उपयोग में, सुरक्षा दर्पण किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सुरक्षा दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग इन दोनों को समझ गए होंगे और इसको समझने में ज़्यादा भी दिक्कत नहीं होगी। तो इतना आप लोग आज के लिए हम लोग पार्ट 7 में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं इसके बाद पार्ट 8 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।